हेलो बच्चों, STS एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम CBSE क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ेंगे। इसके कवि नागार्जुन हैं। इस कविता में कवि ने शिशु की मनमोहक मुस्कान का चित्रण किया है। कवि बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहते हैं कि उसकी मुस्कान मुर्दों में भी जान डालने वाली है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे हों और बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघलकर जलधारा बन जाए। कवि ने शिशु की मनमोहक मुस्कान को देखकर उसका वर्णन किया है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी थीं। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। अब हम कविता पढ़ेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। दंतुरित यानी बच्चों के नए नए दांत, मृतक मरा हुआ बेजान मुर्दा, धूल धूसर गात यानी धूल मिट्टी से सने हुए अंग, जलजात यानी कमल का फूल, परस यानी स्पर्श या छुअन, प्राण यानी जीवन, पाषाण यानी पत्थर, शेफालिका एक पौधे का नाम, बबूल कांटेदार पेड़। अब हम कविता पढ़ेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि दांत निकालते नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर कहते हैं कि ओ नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तात्पर्य यह है कोई उदास निराश बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठे। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहते हैं कि तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखकर मन कमल के समान खिल उठता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं ओ शिशु, तुम ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छूकर ही ये चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई होंगी। अर्थात बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति है। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष, शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। आशय यह है
कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव सरस हो जाते हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे धूलि धूसर, परस पाकर में अनुप्रास अलंकार है, वात्सल्य रस है और छंद मुक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। अनिमेष बिना पलक झपकाए, परिचित यानी जाना पहचाना, माध्यम यानी सहारा, दो को मिलाने वाला। अब हम भावार्थ पढ़ेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। कवि अपनी ओर बिना पलक झपकाए निहारते शिशु को देखकर कहते हैं, अरे तुम मुझे इस तरह बिना पलक झपकाए देखे जा रहे हो। समझ गया तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो, इसलिए हिलना डुलना छोड़कर एकटक देखने लगे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तो मैं इस तरह ना देखूं? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में ना मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान ना देख पाता, ना ही तुम्हारी इस मनमोहक रूप छवि के बारे में जान पाता। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब है और छंद मुक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। धन्य यानी सम्मान के योग्य, चिर प्रवासी यानी लंबे समय तक घर के बाहर दूर देश में रहने वाला, इतर अन्य अलग, संपर्क यानी संबंध, मधुपर्क दही घी शक्कर जल और दूध के मिश्रण से बना, जिसे पंचामृत भी कहते हैं। दूसरा आत्मीयता से भरा वात्सल्य। कनखी मार यानी तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना। आंखें चार होना यानी प्यार होना। छविमान यानी बहुत सुंदर। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझेंगे। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि नए दांत वाले शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हें पैदा कर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि देखने के कारण धन्य है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग रहा, पराया हो गया। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से अलग व्यक्ति सा हो गया हूँ, अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क,
उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कवि कहते हैं, हे प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संपर्क ही कितना है, बहुत कम। ये तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती रहती है और वात्सल्य भरा प्यार देती रहती है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आँखें चार। तुम जब तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुमसे आंखें मिलती हैं, तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा देते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। सच कहूँ, तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। मैं उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, वात्सल रस है, मुक्त छंद और खड़ी बोली है, काव्य में सरसता भी है। अब हम नागार्जुन द्वारा रचित दूसरी कविता फसल को पढ़ेंगे। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे कवि ने अपनी कविता फसल में बताया है। इस कविता में कवि ने हवा, पानी, भूमि, धूप और मानव श्रम के योगदान पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि फसलों के उगने में किसी एक भूमि का नहीं, बल्कि सभी भूमियों की भिन्न भिन्न मिट्टियों का योगदान होता है। इनके उगने में सभी नदियों के जल का तथा करोड़ों किसानों के श्रम का योगदान होता है। ये फसलें सूर्य की धूप और हवा की थिरकन पाकर फलती फूलती हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। शब्दार्थ पढ़ेंगे। कोटि यानी करोड़, स्पर्श यानी छुअन, गरिमा यानी गौरव, गुणधर्म यानी स्वभाव और प्रभाव। अब हम कविता का अर्थ पढ़ेंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक की नहीं, दो की नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। न जाने किस किस पानी से सिंचकर ये फसलें तैयार हुई हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहते हैं कि इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। यानी ना जाने कितने करोड़ किसानों मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहते हैं कि उन सब के श्रम का गौरव इन फसलों में है। न जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। कहने का तात्पर्य है कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। अब हम इस काव्यांश के शब्दार्थ पढ़ेंगे। जादू यानी प्रभाव, स्पर्श यानी छूना, महिमा यानी महत्व, प्रभाव, संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी, रूपांतर बदला हुआ रूप, संकोच यानी सिकुड़ना सिमटना, थिरकन यानी नाचना लहराना या थिरकना। अब हम अर्थ समझेंगे। फसल क्या है?
और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि प्रश्न करता है, कहता है, खेतों में उगी ये फसलें आखिर क्या हैं? वह स्वयं उत्तर देते हुए कहता है कि ये फसलें पानी के अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई है। इनमें नदियों का जादुई प्रभाव है। ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहते हैं, ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, कहीं काली मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी हैं। आशा यह है कि इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव छिपा हुआ है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरज की किरणों ने ही इन्हें ऊष्मा देकर इस तरह का रूप आकार प्रदान किया है। हवाओं की थिरकन सिमटकर इन फसलों में समा गई हैं। आशा यह है कि इन्हें बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान है। इस कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यहाँ पर लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार है और छंद मुक्त खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।